वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मिशन कांस्टेबल 2026 के अंतर्गत स्टैटिक जीके हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में हमने बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर दी। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहती हूँ हमारी क्लास के बारे में। ये जो आपका मिशन कांस्टेबल 2026 है बच्चों, इसके अंतर्गत हम आपको क्या देने वाले हैं, एमपी कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस आपको देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे? हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली क्लासेस आ रही हैं। यहाँ पे हमारे से जो टीचर्स हैं वो एमपी कांस्टेबल के सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं कंटिन्यू हमारे चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। वीडियो बन रही है और तैयारी शुरू हो चुकी है हमारी तरफ से। आपको क्या करना है, केवल हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है और अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वे पूरी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें क्वालिटी में कहीं कमी आएगी, तो ऐसा नहीं है। आप वीडियो देख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारे एक्सपीरियंस टीचर आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स आपको मिल रही हैं। चाहे आपका क्या हो, स्टैटिक जीके के अंतर्गत, चाहे भारत के परिदृश्य में देखिए या आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। शोध संस्थान वगैरह है या अवार्ड्स है, करेंट अफेयर है। इसके अलावा भी आपको एमपी कांस्टेबल के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आपको कंटिन्यू मिल रही हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ जुड़िए और हमारी क्लासेस को अटेंड करिए। ठीक है, और आने वाले जो एग्जाम है 4 से 5 महीने में, उसे आप अटेंड करिए, वर्दी प्राप्त करिए। ठीक, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और रिकॉर्डेड बैकअप के साथ ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूआर दिखाई दे रहा है, एक है आपका टेलीग्राम का, एक है इंस्टा का। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर संपर्क करिएगा। और यहाँ इंस्टा पर अगर आते हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपको जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे, जो आपके तैयारी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें एमपी कांस्टेबल, एमपी पीएससी और दूसरे भी वनडे एग्जाम हो गए। उसके अलावा जो आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट चल रहा है, इन सभी की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर के माध्यम से आपको हमसे संपर्क करना है। इससे आप क्या होंगे कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन जुड़िए या ऑफलाइन, कहीं पर भी क्वालिटी में कमी नहीं आएगी। ठीक है, फीसेस बहुत कम है। कोशिश करिए कि ऑफलाइन आप जुड़ने की कोशिश करिए जो आसपास के स्टूडेंट हैं। इससे क्या होता है कि एक टू वे जो है टीचिंग का प्रोसेस होता है, जिससे आप सामने होते हैं, आप पूछते हैं, तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो ऑफलाइन मच बेटर, ट्राई करिए। ठीक है, चलिए, स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है बच्चों, उसमें हमने उसका सामान्य परिचय देख लिया है। बहुत सारा पार्ट्स हम देख चुके हैं उसमें। उससे रिलेटेड जो है 10 से 11 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। प्ले लिस्ट में आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट ये बन चुका है जिसमें मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खेल हैं या मध्य प्रदेश का जो स्थान है खेल के रूप में, ये सारी चीजें हम एक पार्ट में देख चुके हैं, जिसमें खेलों का परिचय हमने देखा है। यहाँ पर कोई सी संगठन, कौन सा संस्था, कौन सी अकादमी बनाई गई है खेल के लिए मध्य प्रदेश में, और प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में हमने देखा था। खेल पुरस्कार आज हम देखेंगे। तो इस क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि हमारे यहाँ खेल पुरस्कार कितने स्टेप्स में दिए जाते हैं या कितने प्रकार के खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो पहला है विक्रम पुरस्कार, एकलव्य है, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हो गया आपका, प्रभाष जोशी पुरस्कार। ठीक है, ये सभी का वर्ष है, कब कब ये जो है प्रदान किए जाना शुरू किया गया था, वो ये डेट है यहाँ पर। पुरस्कार राशि, पुरस्कार है तो उसमें कोई ना कोई अमाउंट भी रखा गया होगा, तो यहाँ पर आपको पुरस्कार राशि मिल जाएंगी उनसे रिलेटेड, और श्रेणी भी दिया गया है कि किससे प्रदान किया जाएगा। बहुत शॉर्ट में है, इन सभी को हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि आपका विक्रम पुरस्कार है, राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, सीनियर्स को दिया जाता है, जो सीनियर प्लेयर होते हैं उन्हें दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार, अब एकलव्य कौन था? शिष्य था। ऐसे थोड़ा सा रिलेट करिए, स्टोरी जैसा पढ़ते हैं। एकलव्य क्या था? शिष्य था, इसलिए जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि 21 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए। ठीक है, वहीं विश्वामित्र पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक को, ट्रेनर को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। ठीक, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, खेलों के विकास में 15 वर्ष से ज्यादा उन्होंने अगर अपना योगदान दिया है, उनका सफल योगदान रहा है खेल के क्षेत्र में,
तो उन्हें प्रदान किया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड खेल के क्षेत्र में। ठीक है, प्रभाष जोशी पुरस्कार, ये मल्लखम्ब जो आपका राजकीय खेल है मल्लखम्ब, उसके लिए प्रदान किया जाने वाला, पृथक से दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। इन सभी को हम एक बार फिर तुलनात्मक रूप से या डिटेल में देख लेते हैं। जैसे विक्रम पुरस्कार की हम बात करें, विक्रम पुरस्कार की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब देखिए इसकी सीमा क्या दिया हुआ है कि एक वर्ष में अधिकतम 12 लोगों को प्रदान किया जाएगा। एक वर्ष में अधिकतम 12 लोगों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 1990 से इसकी शुरुआत हुई थी और उस 12 में से देखिए 6 व्यक्तिगत, मतलब 6 व्यक्तिगत लोगों को दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। सीनियर को दिया जाएगा, पहले ही बता चुकी हूँ। 3 टीम जो होंगे, 3 टीमों को प्रदान किया जाएगा विक्रम पुरस्कार एक साथ। उसमें जितने भी प्लेयर्स हो सकते हैं वो टीम होनी चाहिए। ठीक है ना, एक पैरा यानी एक सिंगल होगा और एक अन्य किसी को भी दिया जा सकता है, बस वो सीनियर होनी चाहिए। राशि क्या है, 2 लाख रुपए, ब्लेजर साथ में प्रतीक चिन्ह, ये सारी चीजें दिए जाएंगी। राशि ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए राशि है अगर विक्रम पुरस्कार है तो। ठीक है, मानदंड मतलब किस आधार पे दिया जाएगा, किन्हें प्रदान किया जाएगा, तो सबसे पहला मानदंड ये होना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत खेल में देखें तो पिछले 5 वर्षों में, व्यक्तिगत जो 6 लोगों को देना है उनके लिए है कि पिछले 5 वर्षों में 2 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और 1 पदक या राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक उन्होंने जीता हो। ठीक है ना, तो ऐसे सीनियर को देखिए बहुत विशिष्ट स्थान है, यानी बहुत विशिष्ट कार्य पे ही दिया जाएगा। कैसा कि अगर उन्होंने 5 वर्षों में टोटल मिला करके उसमें से 2 वर्षों में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 1 मेडल जीता हो। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 2 उन्होंने मेडल या पदक जीते हों, उन्हें जो है विक्रम पुरस्कार व्यक्तिगत प्रदान किया जाएगा। ठीक है, खेल अगर टीम की बात करें तो पिछले वह टीम जो 3 टीम है, अगर वो पिछले 5 वर्षों में 2 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागिता रहते हैं, मतलब केवल आप पार्टिसिपेट करते हैं, 2 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय खेलों में ये भागीदारी देते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक प्राप्त कर लेते हैं, तो उस टीम को जो है विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही सारी चीजें। वहीं दूसरा एकलव्य पुरस्कार किनको दिया जाएगा, जूनियर को हमने देखा था। ठीक है, 21 वर्ष से कम आयु वालों को, तो एक वर्ष में अधिकतम 15 लोगों को प्रदान किया जाता है। 9 व्यक्तिगत होंगे, उसमें से 3 टीम होंगे, 1 पैरा होगा और 1 अन्य होगा, 1 एडवेंचर। ठीक है, यानी कभी भी इसको बना सकते हैं। राशि कितनी है इसमें, ये आधा हो जाएगा, विक्रम पुरस्कार का आधा। सीनियर विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा, जूनियर है तो एकलव्य दिया जाएगा, राशि उसी प्रकार से आधी हो जाएगी, तो 1 लाख रुपए की राशि होगी, साथ में ब्लेजर प्रदान किया जाएगा, प्रतीक चिन्ह वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है ना, मानदंड क्या होगा, तो वही सेम कि वो मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, साथ में उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत प्रदान किया जा रहा है किसी को एकलव्य पुरस्कार, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, देखिए कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक पाया हो। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर कैसा देखा था, विक्रम पुरस्कार में जो व्यक्तिगत दे रहे थे उसके लिए कि 2 वर्षों में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक पाया हो, सेम वैसा ही है यहाँ पे जूनियर के लिए भी कि उसने 5 वर्षों में से लगभग 2 वर्षों के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक पाया हो या जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक पाए हों, दोनों मापदंड सेम है। ठीक है ना, यहाँ पर व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए अगर टीम को प्रदान किया जाए तो जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया हो, प्रतिनिधित्व किया हो उसका, या कम से कम उसमें जो है नेशनल लेवल पर 1 पदक उन्होंने पाया हो टीम ने। ठीक है, तब जाके उन्हें एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दोनों जो अवार्ड्स हैं आपको क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद है तीसरा प्रमुख खेल पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अधिकतम किसको दिया जाएगा, विश्वामित्र कौन थे, कोच थे, मतलब बहुत प्राचीन समय के गुरु हुआ करते थे ये, इसीलिए जो है इसे गुरुओं को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। तो अधिकतम 3 कोचों को प्रदान किया जाएगा प्रति वर्ष, 1 वर्ष में। ठीक है, पात्रता
और हाँ, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा प्रदान किया जाए। जिस वर्ष में अगर कोई प्रतिभाशाली या कोई अचीवमेंट प्राप्त कोई गुरु या नहीं मिल जाता या शिष्य नहीं मिल जाता तो उन्हें उस वर्ष में नहीं दिया जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर दिया जाता है तो अधिकतम 3 कोच को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। पात्रता, प्रशिक्षक की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जो ट्रेनर होंगे, जो कोच होंगे, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मानदंड वही सेम, पहले तो बात की वो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय पदक जीता हो या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीता हो या 4 रजत जीते हो या 6 कांस्य जीते हो। इन मापदंडों को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। इन मानदंडों के आधार पर ही किसी गुरु को, ये सब उनके शिष्यों की बात कर रहे हैं, अगर उनकी टीम ने, उनके शिष्यों ने इस तरह का पदक जीता हुआ है तब जा करके उस गुरु को जो है क्या मिलेगा? विश्वामित्र पुरस्कार मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसे रूप सिंह अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाद में इसका नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर दिया गया था अवार्ड के लिए, ठीक है। रूप सिंह अवार्ड है, स्थापना 2002 में हुई थी और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए राशि किसमें हमने देखा था? विक्रम पुरस्कार में भी 2 लाख रुपए की राशि रखी गई है। बार बार ये सारी चीजें रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में नहीं कह सकते, ठीक है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ राशि भी पूछ दी जाती है। चलिए, मानदंड अगर देखें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए खेल के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 15 वर्षों में खेलों के विकास और प्रोत्साहन में महान योगदान दिया हो, ठीक है ना। राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय, लगभग उनका जो वर्चस्व या उनका योगदान रहा हो वो 15 वर्षों तक, ठीक है, खेल के क्षेत्र में वो लगे हुए हों, काम कर रहे हों, इसके लिए उन्हें प्रदान किया जाएगा रूप सिंह अवार्ड या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक। प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 में, बहुत अपडेटेड है, 2013 में इसको शुरू किया गया था। राशि इसकी 2 लाख रुपए रखी गई है। मानदंड क्या होगा इसमें? विशेष रूप से मल्लखंब खेल के लिए प्रदान किया जाता है। और मानदंड को थोड़ा सा और क्लियर करें कि तो 5 वर्षों में 2 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मल्लखंब में पदक जीता हो या उसका लीड किया हो, प्रतिनिधित्व किया हो, ठीक है ना। 5 वर्षों में, 5 वर्षों के अंतर्गत अगर 2 वर्षों के लिए उन्होंने, 2 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने खेल के क्षेत्र में कोई पदक जीता हो या कोई मेडल प्राप्त किया हो, तब जाकर के किसके क्षेत्र में? मल्लखंब, मल्लखंब, ध्यान रखिएगा। प्रभाष जोशी पुरस्कार मल्लखंब से रिलेटेड है, 2013 में आया था और 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि इसको निर्धारित की गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं खेल पुरस्कारों में। प्रमुख खेल पुरस्कार के विजेता जो लास्ट ईयर के रहे हैं 2025 के, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। विक्रम पुरस्कार बताए थे कितने लोगों को अधिकतम दे सकते हैं? 12 लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार यहाँ पे 11 दिए हैं, हम कितने दे सकते हैं? इसे 15 और दे सकते हैं, मतलब टोटल 15 दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आते हैं विक्रम पुरस्कार में, 12 विजेताओं को दिया गया है। किसको दिया जाता था? जो सीनियर होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो देखिए, खेल का क्षेत्र भी देखेंगे, साथ में उन व्यक्तियों के नाम भी, तो इससे आपको ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, किससे उसका संबंध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे निशानेबाजी के लिए विक्रम पुरस्कार 2025 से किसको किसको नवाजा गया है, किसे किसे प्रदान किया गया है? तो ऐश्वर्य तोमर हो गया एक नाम, दूसरा रूबीना फ्रांसिस, इन्हें पैरा में यानी सिंगल इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। क्याकिंग के लिए जानवी श्रीवास्तव को दिया गया है। तीरंदाजी के लिए रागिनी मार्को को प्रदान किया गया है। वहीं कुश्ती के लिए, मार्शल आर्ट के लिए शिवानी पवार को जो है विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। वहीं बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग के लिए श्रुति यादव, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा नाम किस स्पोर्ट से, किस खेल से रिलेटेड है, उसे भी आप याद रखिएगा। तो श्रुति यादव को बॉक्सिंग के लिए विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है 2025 में, ठीक है। जूडो के लिए यामिनी मौर्य को और खो खो सचिन भार्गव और हॉकी नीलू डाडिया को प्रदान किया गया है। सॉफ्टबॉल की बात करें तो प्रवीण दवे को प्रदान किया गया है। वहीं पावर लिफ्टिंग के लिए अपूर्व दुबे को, एडवेंचर के लिए, लास्ट में हमने बताया था ना इसमें एडवेंचर या अन्य हो सकते हैं, तो एडवेंचर में भावना डेहरिया को प्रदान किया गया है विक्रम पुरस्कार
2025। क्लियर है? आगे एकलव्य पुरस्कार 2025 की लिस्ट देखने 11 लोगों को दिया गया है। ठीक है, निशानेबाजी में किसको? ऋतुराज बुंदेला, ये नाम ध्यान रखेंगे। क्याकिंग के लिए, क्याकिंग के क्षेत्र में भूमि बघेल को प्रदान किया गया है। स्क्वैश के लिए कृष्णा मिश्रा को प्रदान किया गया है एकलव्य पुरस्कार 2025। वहीं फेंसिंग, फेंसिंग में पूजा डांगी, रोइंग में आपका प्रभाकर राजावत। ठीक है, ये बहुत सारे आपके जो तैराकी वगैरह होते हैं या बोटिंग वगैरह उससे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स है, इसलिए इनके नाम थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहे होंगे। आप ये सारे देख सकते हैं, जैसे आपके क्या हो गए, क्याकिंग हो गया, ये आपके जो तैराकी या बोटिंग से रिलेटेड है। ठीक है ना। सेलिंग, नेहा ठाकुर, तैराकी के लिए प्रखर जोशी को प्रदान किया गया है एकलव्य पुरस्कार। किसे दिया जाता है? जूनियर्स को दिया जाता है। 21 वर्ष से कम आयु के लिए, कम आयु के होने चाहिए, मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए। ठीक है ना। और 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि। एथलेटिक्स में अर्जुन वास्कले को दिया गया है। वहीं कुश्ती में, मार्शल आर्ट में प्रियांशी प्रजापत और हॉकी में अंकित पाल को प्रदान किया गया है। लास्ट है पावर लिफ्टिंग, इसमें गौरव पचौरी, इनका नाम भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। गौरव पचौरी का संबंध किससे है? तो पावर लिफ्टिंग से इनका संबंध है। ठीक। वहीं विश्वामित्र एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो विश्वामित्र अलग है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अलग है आपका। ठीक है ना, हमने जो अभी देखा था। तो विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया गया है 2025 में पीयूष कांति बारोई को। ठीक है, किसमें? क्याकिंग में। अशोक यादव को तीरंदाजी के लिए, लोकेंद्र शर्मा को हॉकी के क्षेत्र में आपका विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। किनको दिया जाता है? 40 वर्ष की आयु उससे बड़े होने चाहिए, 40 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए एज, और बहुत ज्यादा सीनियर होने चाहिए। कोच है ये। ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं? कोच हैं, इन जो स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 के लिए रतन लाल वर्मा को चुना गया है। सिंगल है, एक ही व्यक्ति को प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतन लाल वर्मा, और जिम्नास्टिक के लिए इन्हें जो है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। तो ये नाम आपके करंट अफेयर से भी हो गया। यहाँ पर मैंने खेल से रिलेटेड करंट अफेयर भी आपको बता दिया, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ खेल पुरस्कार हो चुके हैं, किनको किनको लास्ट ईयर प्रदान किया गया वो हमने देख लिया। खेल से रिलेटेड कुछ अकादमी और संघ हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। लास्ट वाले इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने बहुत सारी संस्था संगठन देखा था, लेकिन कुछ और रह गए थे, उसको हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है, आपका कवर कर लिया है। ठीक है, तो खेल अकादमी की बात कर लेते हैं। जैसे भोपाल में कौन कौन से आपको अकादमी मिल जाएंगे? पुरुष हॉकी अकादमी, ये उनके जो है स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। शूटिंग का अकादमी भोपाल में है। जल क्रीड़ा अकादमी भोपाल में है। घुड़सवारी अकादमी, एथलेटिक्स अकादमी, मार्शल आर्ट अकादमी, ये सारे जो है भोपाल में इनकी संस्था है। ठीक है ना, सेंटर है, ध्यान रखिएगा। और वहीं ग्वालियर में बात करें तो लक्ष्मीबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ये वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ये कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। लक्ष्मीबाई का संबंध है आपका वही ग्वालियर से। ठीक है ना, तो इस तरह से झांसी से, तो इस तरह से आप को रिलेट करके पढ़ सकते हो, इसलिए यहाँ ये कहाँ मिलेगा आपको? ग्वालियर में। ठीक है, महिला हॉकी अकादमी, महिलाओं का हॉकी एकेडमी कहाँ पे बनाया गया है? वो है ग्वालियर में। बैडमिंटन का एकेडमी कहाँ पे है आपका? ग्वालियर में। ठीक, तो ये 3 प्रमुख एकेडमी हैं जो कि ग्वालियर में स्थापित किए गए हैं, उनका वर्ष देख लीजिए। इंदौर और जबलपुर में बात करें तो इंदौर में तैराकी का अकादमी है, बताया था, इंडोर हॉल है वहां पे। ठीक है ना। जबलपुर में तीरंदाजी के लिए अकादमी बनी है, 2013 में बनाई गई है। ठीक, वहीं अन्य और देखने जैसे उज्जैन में आपको मलखम्ब अकादमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मलखम्ब आपका राज्य की खेल है, तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे उज्जैन मलखम्ब अकादमी बना है और 2018 में इसे स्थापित किया गया है उज्जैन में। वहीं शिवपुरी में क्रिकेट अकादमी 2016 में बनाया गया था। छिंदवाड़ा में फुटबॉल अकादमी स्थापित किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख अकादमियां हो गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ
खेल संघ यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सब डिटेल यहाँ लिखा है, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर इसलिए सारी चीजें लिख भी दी है आपको, ताकि आपको जो भी चीजें हैं पीडीएफ में मिल जाएं और साथ में आप बहुत आसानी से कोई भी फैक्ट आपका छूटे ना, क्योंकि बहुत सारे हम देख रहे हैं इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई चीज मिस हो जाता है, छूट जाता है, तो वो फिर हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो चलिए सारी चीजों को देखते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संघ, इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला पारसी क्रिकेट क्लब, मैंने बताया था कि भारत का पहला क्रिकेट क्लब है ये, कहाँ पे, इंदौर में बना था 1890 में, ठीक है। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट संघ इंदौर में है, 1941 में बना था। मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ, ये संघ कहाँ पे है ये आपका, तो देखिए इंदौर में बना है और प्रारंभ जबलपुर में हुआ था, ठीक है ना। वर्तमान में इसे इंदौर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो 1946 में ये बना था, किसका है, बैडमिंटन का है संघ, ध्यान रखिए। इन संघ के माध्यम से क्या किया जाता है, ये जो संगठन होते हैं, संघ होते हैं, जो भी ये स्पोर्ट जिससे भी रिलेटेड है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कहाँ पे आयोजित करना है, कौन से प्लेयर्स चुने जाएंगे, कहाँ भेजे जाएंगे, ये सारे इन संघ के माध्यम से किए जाते हैं काम, ठीक है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, पहले जबलपुर में था, 1972 में इसे इंदौर ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़े, खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल में ही होगा, ठीक है, राज्य का है। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश खेल विदेशालय निदेशालय सॉरी निदेशालय अब कहाँ पर है, ये भी सेंटर भोपाल में होगा, मुख्यालय भोपाल में होगा। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारी जो प्रमुख संस्था होंगी, प्रमुख संघ होगा, प्रमुख संगठन होगा, अगर राज्य का है तो देखिएगा राजधानी के आसपास होंगी, ठीक है ना। भोपाल हो गया आपका, चाहे उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इस तरह के सेंटर्स के आसपास आपको ये मिलेंगे, ठीक है। अन्य संघों की बात कर लेते हैं, तो जैसे हॉकी एवं फुटबॉल, ये जबलपुर में है। ओलंपिक व स्नूकर, स्नूकर आप समझ रहे होंगे, टेबल पे जो है स्नूकर खेला जाता है, स्टिक के माध्यम से बॉल को जो है हिट करना होता है, ठीक है। तो स्नूकर इंदौर में है इसका संघ, ठीक है। एथलेटिक्स का संघ भोपाल में है। तो ये कुछ प्रमुख संघ एवं विभाग थे जिनके माध्यम से इन प्रमुख खेलों को जो है नियंत्रित किया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुछ पर्सनालिटीज को भी देख लेते हैं। खेल से रिलेटेड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में भी पूछा जा सकता है। कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसके जन्म स्थान के बारे में पूछा जा सकता है, उसके खेल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब एमपी कांस्टेबल का सिलेबस चर्चा किया था, तो उसमें हमने देखा था कि खेल का जो पोर्शन है उसमें अलग से दिया हुआ है, मतलब खेल का जो टॉपिक है अलग से उसमें क्लेरिफाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमको जरूरी है कि हम खेल को बहुत डिटेल में और आराम से सारे फैक्ट के साथ पढ़ें यहाँ पे। तो प्रमुख व्यक्तित्व में देखते हैं, सबसे पहले आते हैं क्रिकेट और ओलंपिक के लिए। जैसे कैप्टन सैयद मुश्ताक अली, क्रिकेट से इनका संबंध है, ठीक है। जन्म इंदौर में हुआ है, विदेशी रहते कहाँ कहाँ पे इन्होंने खेला है, मतलब, ठीक है। तो इंग्लैंड में 1936 पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। 1936 में इंग्लैंड में शतक, क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इसलिए ये, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं और 2003 में इनका निधन हो चुका है, ठीक है, देहांत हो चुका है। वहीं दूसरे हैं प्रमुख व्यक्ति शंकर लक्ष्मण, हॉकी से इनका संबंध है, जन्म इनका मऊ इंदौर में हुआ है, इंदौर से इनका संबंध है, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम के पहले गोलकीपर कप्तान, पहले कीपर कप्तान रह चुके हैं, भारतीय हॉकी इंडियन टीम के रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने इंडियन हॉकी टीम को लीड किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और पहले गोलकीपर कप्तान भी रहे। उपनाम है इनका रॉक ऑफ जिब्राल्टर, रॉक ऑफ जिब्राल्टर और गोली, इन दोनों, क्योंकि वो गोलकीपर थे, ठीक है ना। तो रॉक ऑफ जिब्राल्टर और गोली के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से किस मध्य प्रदेश के खिलाड़ी को जाना जाता है, तो वो है आपके शंकर लक्ष्मण, याद रहेगा, ठीक है। 1956 में, 1960 में और 64 में ओलंपिक में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। इस समय में जो भी हॉकी से रिलेटेड प्रमुख खेल हुए थे उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संध्या अग्रवाल, देखिए क्रिकेट से इनका संबंध है, तो
उल्टा भी कर सकते हो कि जो है इसमें पूछ दिया जाए कि संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। आपको इस तरह से याद भी रहना चाहिए। जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं, ठीक है ना, संध्या अग्रवाल। कई बार आप ये नाम सुन चुके होंगे। तो क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हो चुकी है। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 190 रन की यादगार पारी की थी, यानी उन्होंने 190 रन बनाए थे। 1986 की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अर्जुन और विक्रम पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। ठीक। आगे बढ़े। हाँ, प्रमुख व्यक्तित्व में अगले हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर कहा जाता है इन्हें। ठीक है। हॉकी खेल में इनका जो है एक मजबूत पकड़ था, हॉकी से रिलेटेड है, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में और इनका उपनाम मैंने बता दिया, हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है। 1928 में, 1932 और 36 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था इनकी टीम ने। ठीक है। उसके सदस्य रहे हैं ये। इनकी एक आत्मकथा भी आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। गोल गोल करके आया था आपका, इसकी इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मेजर ध्यानचंद की, जिसका नाम है गोल। और 29 अगस्त को जन्म दिवस मनाया जाता है, इनका जन्म दिवस होता है, इसीलिए खेल दिवस के रूप में भी हम इसे बनाते हैं। ये यहाँ से आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई। एक तो ये आपको क्या कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, तो वो कौन सी तिथि है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो मेजर ध्यानचंद का जन्म तिथि है। ठीक है। दूसरा इनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई गोल। ठीक है। तीसरा इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये 2 से 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं यहाँ से, जो एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हो सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। पान सिंह तोमर, एथलेटिक्स से इनका संबंध है, रनर थे। ठीक है ना। बिडोशा गांव ये कहाँ पे है? मुरैना जिले में लगता है, यहाँ से इनका संबंध है, जन्म इनका यहाँ पे हुआ था। 1960 के दशक में 7 बार राष्ट्रीय स्टेपल चेज चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है ना, ये चैंपियन रह चुके हैं 7 बार नेशनल लेवल पे। तो 1958 में टोक्यो एशियन गेम्स में भी इन्होंने भाग लिया है। तो ये कुछ इनकी अचीवमेंट हो गई पान सिंह तोमर का, ये ध्यान रखिएगा। एथलेटिक्स से इनका संबंध है और मुरैना से ये बिलोंग करते हैं। ठीक। मधु यादव, हॉकी से इनका संबंध है। 1980-81 में भारतीय महिला हॉकी टीम की ये कप्तान रह चुकी हैं। ठीक है। देखिए कितने सारे ऐसे हमारे जो ये रत्न कह सकते हैं आप, जिन्होंने भारत में जाकर के भारत के इस मतलब परिप्रेक्ष्य में खेल में जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया हुआ है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। चलिए अगले जो है खेल व्यक्तित्व में हम देखते हैं मंसूर अली खान पटौदी। जो पटौदी फैमिली है, जो भोपाल के नवाब हम पढ़ते हैं ना, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर से रिवाइज करेंगे। भोपाल के नवाबों में से थे ये मंसूर अली खान पटौदी, जो आपके सैफ अली खान हैं, ये उनकी फैमिली, उनके जो है पूर्वज है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट से इनका संबंध रहा है, जन्म भोपाल में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान ये बने थे। जब ये कप्तान बने थे, ये भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान बने थे। इनकी कप्तानी में भारत ने विदेश जैसे न्यूजीलैंड में भी पहले टेस्ट सीरीज जीती थी। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, इनसे रिलेटेड हो गए। ये कहाँ से? भोपाल से है। भोपाल के जब भोपाल की रियासत हम पढ़ते हैं तो वो नवाब भी थे वहां के, ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, कौन से नंबर का था ये थोड़ा सा फिर क्लियर करा दूंगी आपको, जैसे हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो। संजय जगदाले, क्रिकेट से इनका संबंध है, जन्म इंदौर में हुआ था और पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट चयन समिति के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है ना, क्रिकेट समिति के, भारतीय क्रिकेट चयन समिति के सदस्य रह चुके हैं, ये इनकी प्रमुख अचीवमेंट रही है। वहीं सुनील केवट की बात करें, देखिए एक एक करके हम सारे व्यक्तित्व को हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आराम से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। संजय जगदाले का संबंध क्रिकेट से है, मंसूर अली का भी क्रिकेट से है, लेकिन इनसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए, मिक्स नहीं करना है। सुनील केवट, कायाकिंग कैनोइंग, ठीक है, ये एक तरह की बोटिंग होती है, एक तरह की बोटिंग कंपटीशन होती है, उसमें उससे रिलेटेड है, इनका संबंध उससे है। ठीक है ना। तो जन्म इनका भोपाल में हुआ था। पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में ट्रेनर हैं, प्रशिक्षक हैं, कोच हैं। ठीक है। हाल ही में श्रीलंका में क्याकिंग कैनोइंग ट्रेनिंग देने के लिए ये नियुक्त किए गए थे सुनील केवट। ठीक है, सुनील केवट क्याकिंग कैनोइंग से रिलेटेड हैं। हो गया, आगे बढ़े। हाँ,
अगले व्यक्ति के बारे में देखें तो सुशील दोषी कमेंटेटर है, ठीक है, कमेंटेटर है ये, कोई भी जो स्पोर्ट्स होता है उसमें कमेंट्री करते हैं उनके लिए जाना जाता है। निवासी हैं इंदौर के, ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर है। और किसके हैं? क्रिकेट के कमेंटेटर हैं, ध्यान रखिएगा। 1972 से आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर कमेंट्री भी इन्होंने की हुई है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नरेंद्र हिरवानी, इनका संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट से इनका संबंध है। जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश है, कर्मस्थली इनकी मध्य प्रदेश में रही है, इसलिए हम इनको यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। किंतु मध्य प्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट इन्होंने खेला था, ठीक। इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट में हम देखें तो 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में 16 विकेट लेने वाले ऐतिहासिक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, ठीक है ना, कितना, 16 विकेट लेकर के इन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। कहाँ बात कर रहे हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने चेन्नई टेस्ट सीरीज में खेला था ये, ठीक। चलिए, पलक शर्मा गोताखोर में डाइविंग के लिए जानी जाती हैं, डाइविंग से रिलेटेड है। निवासी हैं इंदौर की, 13 वर्षीय प्रसिद्ध गोताखोर है, सॉरी गोताखोर है ये, ठीक है, मतलब बहुत ही कम एज, सोचिए 13 वर्ष की आयु कोई बहुत ज्यादा एज नहीं होती है। 13 वर्ष की एज में इन्होंने गोताखोर के क्षेत्र में अपना जो है विशिष्ट योगदान दिया है और राज्य में अपना स्थान बनाया है खेल के क्षेत्र में, ठीक है। 26 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ये आपका करंट अफेयर हो सकता है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो पलक शर्मा 13 वर्ष की है, गोताखोर है, डाइविंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी सारी चीजें हो गई। कुछ एक और है प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में, उन्हें भी देख लेते हैं जो पहले प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं। जैसे C.K. नायडू, क्रिकेट से इनका संबंध है। कोट्टारी कनकैया, ये इनका पूरा नाम है, कोट्टारी कनकैया नायडू पूरा नाम है। नागपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रह चुके हैं। और बीसीसीआई द्वारा इनके, ये जो है टीम होती है ना, इंस्टीट्यूट, ये आपका संगठन है, क्रिकेट का सबसे बड़ा संगठन है बीसीसीआई द्वारा, इनके नाम पर C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। वहीं डॉक्टर चंद्रा नायडू की बात करें तो ये कमेंटेटर है, ठीक है, C.K. नायडू की पुत्री है ये, इन्हीं की, ठीक है, C.K. नायडू की पुत्री है चंद्रा नायडू, ये कमेंटेटर है। देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर नेशनल लेवल पे, ये देखिए देश की पहली जो है महिला क्रिकेट कमेंटेटर है ये। 2020 में इंदौर में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है असलम शेर खां, हॉकी से इनका संबंध है, ये बैतूल जिले से इनका संबंध है, मतलब बैतूल के निवासी हैं। 1975 में वर्ल्ड कप विजेता रहे हैं, ठीक है, हॉकी टीम के सदस्य भी रहे हैं ये। इसके अलावा आत्मकथा, इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, वो है टू हेल विथ हॉकी, टू हेल विथ हॉकी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ठीक है, पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल। असलम शेर खां हॉकी से संबंध है, बैतूल जिले से संबंध है इनका, हॉकी से रिलेटेड है, साथ में इनकी ऑटोबायोग्राफी है टू हेल विथ हॉकी, ठीक। आगे देखते हैं, कुछ एक और चीजें रह गई हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनको देखना जरूरी है। यहाँ पर सवाल कहीं से भी आ सकता है, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अब जो चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचिएगा केवल एमपी कांस्टेबल की तैयारी के लिए ही आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट होगा। जो भी आपके वनडे एग्जाम है जिसमें एमपी का जो है टॉपिक दिया हुआ है, उन सभी एग्जाम को हम कवर करते हुए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपके एमपीपीएससी के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है, आप अगर प्रॉपर और ईमानदारी से सारी चीजें पढ़ते हैं तो, ठीक है। आगे देखें, रीता जैन, टेबल टेनिस से इनका संबंध है, जन्म इंदौर में हुआ था। 1972 से 75 तक लगातार जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियन रही है ये, ठीक है ना, रीता जैन। और 1982 में भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है, उत्तर कोरिया व जापान में जाकर के, ठीक है। साथ में विक्रम अवार्ड विनर रही है ये, विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है इन्हें, ठीक है। किसका नाम है ये? रीता जैन है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। नितिन मेनन एम्पायर है ये, ठीक है, इनका जन्म 1983 में इंदौर में हुआ था और वर्तमान में प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर हो चुकी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे अब ये एम्पायरिंग कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। और पूर्व मध्य प्रदेश क्रिकेटर नरेंद्र मेनन के पुत्र भी हैं,
ठीक है, किसके है? नरेंद्र मेनन के पुत्र है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और वो क्यों, कौन थे? पूर्व मध्य प्रदेश के क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, और ये कौन है? एम्पायर है, एम्पायर है। घनश्याम शर्मा, कुश्ती से इनका संबंध है, इंदौर से इनका संबंध है, इंदौर में इनका जन्म हुआ था और इन्हें इंदौर का भीम भी कहा जाता है, इन्हें इंदौर का भीम भी कहा जाता है। 2020 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। घनश्याम शर्मा, याद रखिएगा नाम, इंदौर से संबंध है, इंदौर का भीम कहा जाता है। ठीक, चल, हाँ। अब आधुनिक प्रणेता स्रोत के रूप में भी कुछ पर्सनालिटी रह जाती हैं खेल के क्षेत्र में, उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे राहुल द्रविड़, ये सभी आधुनिकता के रूप में, यानी अभी जो आपको प्रेजेंट में देखने को मिल जाएंगे उनसे रिलेटेड है। तो राहुल द्रविड़, क्रिकेट से इनका संबंध है। अगर इन जन्म की बात करें तो इंदौर से इनका, इंदौर में इनका जन्म हुआ है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये, और इनका उपनाम भी है, क्या है? द वॉल, द वॉल। और एक और नाम है मिस्टर रिलायबल, मिस्टर रिलायबल। ये दो प्रमुख जो उपनाम है किसके है? राहुल द्रविड़ के। क्रिकेट से इनका संबंध है। शहर भी याद रखेंगे, इंदौर के निवासी हैं ये। ठीक है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में ये अपनी सेवा दे रहे हैं। सोनू गोलकर, पैरा क्रिकेट से इनका संबंध है, जन्म खंडवा में हुआ था। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के ये सदस्य रह चुके हैं और 2018 में दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप T20 और वनडे विजेता टीम का हिस्सा भी ये रह चुके हैं। ये इनकी जो है अचीवमेंट्स है। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम देखते हैं सुभद्रा भोसले गायकवाड़, सॉरी, सुभद्रा भोसले गायकवाड़ एम्पायर है ये। ठीक है, एम्पायरिंग करते हैं। जन्म ग्वालियर में हुआ था और भारत में सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर हैं ये। भारत में सबसे कम उम्र की महिला एम्पायर हैं, क्रिकेट एम्पायर हैं। झाबुआ जिले के थांदला कॉलेज में खेल अधिकारी के पद पर अभी ये कार्यरत हैं। ठीक है ना, कहाँ पर है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी अचीवमेंट है, झाबुआ जिले में थांदला कॉलेज में ये खेल अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख अचीवमेंट इनकी हो चुकी। लास्ट में देखते हैं टर्फ से कोचिंग तक, यानी कुछ लास्ट के जो अचीवमेंट देख लेते हैं या पर्सनालिटी हैं एक दो, उन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ भी ना छूटे जब इतनी सारी चीजें हमने देख लिया है तो। ठीक है ना, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए नहीं पता। रूप सिंह, हॉकी से संबंध है इनका। मेजर ध्यानचंद्र के छोटे एवं प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, छोटे भाई हैं किसके? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर के छोटे भाई हैं ये रूप सिंह, हॉकी से ही संबंध होगा इनका। ठीक है ना, प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं हॉकी के। इनके नाम पर ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम भी स्थापित किया गया है, हमने देख लिया है पिछली क्लास में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाता है, ये भी हमने अभी अवार्ड वाले पोर्शन में देखा था। ठीक है ना। अशोक कुमार ध्यानचंद, इनका संबंध हॉकी से होगा। मेजर ध्यानचंद समझ लेना, तो वैसे ही नाम आपको याद रहेगा कि अशोक कुमार ध्यानचंद, इनका भी जो है संबंध हॉकी से है। जन्म इनका 1950 में हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये मेजर ध्यानचंद के पुत्र भी हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं उनके भाई हो गए और ये बेटे हो गए मेजर ध्यानचंद के, यानी पूरी फैमिली यहाँ पे हॉकी में लगी हुई है। उन्होंने पूरा अपना लाइफ जो है इसमें लगा दिया। 1975 के जो विश्व कप विजेता टीम रही है उसके सदस्य रह चुके हैं और 1974 में अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। और वर्तमान में ये क्या कर रहे हैं? तो वर्तमान में ये इटारसी में हॉकी खिलाड़ी के विवेक सागर के कोच हैं। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी जो है प्रमुख विवेक सागर, उसके कोच हैं, ये पर्सनल कोच हैं, याद रखिएगा। चंद्रकांत पंडित, क्रिकेट और कोच भी है, क्रिकेट से संबंध है और कोच है ये। मुंबई में जो भी हम देख रहे हैं रूप सिंह कोच के बारे में, अशोक ध्यानचंद हमने देखा यहाँ पे, वो भी कोच हैं। चंद्रकांत क्रिकेट के कोच हैं। मुंबई से शुरुआत हुई थी इनकी और बाद में मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान बन जाते हैं, यानी इनकी कर्मस्थली मध्य प्रदेश बन जाती है। 2020 में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच बने और हरविंदर सिंह का स्थान इन्होंने लिया था। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच। ठीक है, और हरविंदर सिंह पहले थे, उसके बाद जो है चंद्रकांत पंडित हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए प्रमुख आपके कोच के बारे में। लास्ट 2-3 और रह गए हैं नाम, उन्हें भी हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे अमितेश पुरोहित, स्केटिंग से इनका संबंध है। जुलाई 1992 में मात्र 10 वर्ष की आयु में 14 सेंटीमीटर ऊंची टेप में से निकलकर रोलर स्केटिंग का विश्व कीर्तिमान
नाम दर्जित किया था इन्होंने, ठीक है, यानी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज इन्होंने कराया था। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इनकी, याद रखेंगे। अमय खुरसिया, क्रिकेट से संबंध है, जन्म इनका जबलपुर में हुआ था। क्रिकेट से पूर्व आईएएस परीक्षा, आईएएस परीक्षा इन्होंने पास की हुई है। देखिए, कस्टम्स विभाग में इंस्पेक्टर रह चुके हैं और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने वनडे डेब्यू किया था। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समीर दाद हॉकी से संबंध है, भोपाल में इनका जन्म हुआ था और 1998 में बैंकॉक एशियाई खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समीर दाद की बात कर रहे हैं। वहीं अजीजुद्दीन व लतीफ अनवर, हॉकी से इनका संबंध है, ठीक है। अजीजुद्दीन, इनके बारे में और जान लेते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, 1975 में ब्रिटेन व 1979 में यूरोप यात्रा इन्होंने की हुई है। इनको अवार्ड मिला है विक्रम पुरस्कार। और लतीफ अनवर जो है स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान रहे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे भी थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका संबंध देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमने जो है प्रमुख खेल देख लिया, खेल के पुरस्कार देख लिए हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेक्चर भले आपको थोड़ा लेंदी लग रहा हो, पर जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो तो पढ़ना होगा, कवर करना होगा, ठीक है ना। तो इसको आराम से सारी वीडियो आप देखिएगा। और नोट्स आपको चाहिए तो बता दिया है कि आपको पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ, जैसे जो कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे अगर पूछ दिया जाए मलखंभ खेल के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है मलखंभ के लिए, तो हमने देखा है प्रभाष जोशी पुरस्कार, अभी हमने देखा है, ठीक है। ये आपके कांस्टेबल में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है, किसको दिया जाएगा? जूनियर को, वरिष्ठ खिलाड़ियों को, वरिष्ठ प्रशिक्षकों को या फिर खेल अधिकारियों को? तो हमने देखा है कि ये वरिष्ठ खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, 40 वर्ष से ज्यादा आयु हो, उनका जो है खेल में योगदान रहा हो, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का विश्वामित्र पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो खिलाड़ियों को दिया जाता है, रेफरी या प्रशिक्षकों को? तो विश्वामित्र है, विश्वामित्र गुरु थे, कोच थे, तो यानी प्रशिक्षकों को दिया जाएगा, कोचेस को ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह के और भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल देंगे। जैसे मान लो पूछा जाए कि अगर एकलव्य पुरस्कार किस वर्ग के खिलाड़ियों को, तो एकलव्य किसे दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, जूनियर्स को दिया जाता है, जो जिनका खेल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मल्लखंब को राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, अगर खेल से आता है तो 2013 में, ठीक है। क्या है आपका? मल्लखंब राजकीय खेल है, 2013 में घोषित किया गया था। प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? मल्लखंब से है, हमने अभी देखा है इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च राज्य स्तरीय खेल सम्मान कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता है कि सबसे जो सर्वोच्च राज्य की खेल सम्मान है वो है विक्रम पुरस्कार, ठीक है। सीनियर्स को दिया जाता है। जो सुपीरियर अवार्ड भी है ये। वर्ष 2022 के राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ था? 2022 का यहाँ पर पूछ दिया गया है, तो याद रखिएगा अनिल धूपर टेनिस है। जब हम करंट अफेयर वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें और बता देंगे, खेल से रिलेटेड जब आएगा अवार्ड्स वगैरह उसमें, ठीक है। 2022 के विश्वामित्र पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ था? रश्मि मालवी, ये नाम याद रखिएगा, रश्मि मालवी 2022 के लिए कोच के लिए, इन्हें कोच के जो अवार्ड है विश्वामित्र पुरस्कार, उसके लिए इनका चयन हुआ था। लास्ट में बस एक दो चीजें और रह गई हैं, उन्हें देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2022 के विक्रम पुरस्कार विजेताओं में कौन शामिल था? तो अवेश खान थे, राजू सिंह थे, नीरज राणा थे, ये उपरोक्त सभी थे। तो ये सभी थे, ये तीनों तो जो थे कि 2022 में विक्रम पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया प्रमुख सारी चीजें आपकी खेल से रिलेटेड। उम्मीद है बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो आपकी बताया गया है कि यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिकॉर्डेड बैकअप के साथ है, आप बार बार इसे देख करके पढ़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही है, पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं या और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, इसके लिए आप कमेंट भी करते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।